किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार, इनकी कहानी आप सुनेंगे तो ये कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी कहानी में कई लड़कियां हैं, कई प्रेमिकाएं हैं, डर है, खौफ है, एनकाउंटर है और है अवैध वसूली का पूरा खेल। क्योंकि जैसे जैसे ये जांच बढ़ती जा रही है, ईओयू लगातार हर पहलुओं को खोल रही है, जांच रही है, वैसे वैसे कई ऐसी सच्चाइयां निकल करके सामने आ रही है जो अभी तक रहस्यों की चादर में दफन थी। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, ये कहानी आपको फिल्मी लगेगी लेकिन है बिल्कुल सच, क्योंकि इस कहानी में कई लड़कियां हैं। सोचिए, एक ऐसा अधिकारी जिसकी हनक पूरे सीमांचल इलाके में रहती है, उसकी कई प्रेमिकाएं होती हैं जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, कुछ यहां पर, कुछ नेपाल में, कुछ बंगाल में, और सारी प्रेम लीलाओं के बीच में अगर कुछ बेरोक टोक गंगा की तरफ बह रहा है तो वो है पैसे। अब सोचिए, इसकी अकूत संपत्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि ये तो साहब ये ही रहे, इनके तो रिश्तेदार भी करोड़पति बन गए और पैसे इतने कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि खर्च कहां करें, क्या क्या कर जाएं। और उनके इन पैसों के राजदार और यूं कहें कि खजांची किशनगंज के होटल का एक संचालक था, फिर जुगबनी की तरफ का एक नेता है, उसका बेटा था। सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इस बीच में अमित शाह का आना होता है सीमांचल इलाके में और वो आदेश देके चले जाते हैं कि हर जगह पर जो भी अवैध कारोबार हो रहा है उसे रोकिए आप, पूरे इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उसको खत्म कीजिए, ध्वस्त कीजिए, क्योंकि घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही है। तमाम जांच एजेंसी, खुफिया ब्यूरो, सब लोग इस पे लग जाते हैं और इसी दौरान ये नाम निकल करके सामने आता है गौतम कुमार का। एसडीपीओ रहे हैं किशनगंज के और सारे अवैध धंधों की जड़ में या कहें कि केंद्र में यही किशनगंज का इलाका रहा। अब सवाल यह उठा कि इतनी सतर्कता, इतनी जांच, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार किशनगंज में ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ के अपराधी बेलगाम हैं, बेरोक टोक वो अपना हर काम कर रहे हैं और गुप्त सूचनाओं के आधार पर, तमाम साक्ष्यों के आधार पर गौतम कुमार तक ये जांच पहुंचती है और खुलासा होता है एक ऐसे अधिकारी का जिसने डर को अपना कारोबार बना लिया था। ये डर उसने जो फैलाया, उसकी शुरुआत हुई पूर्णिया से, जब ये खजांची थाने में सहायक थाना अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी दौरान वहां पर कपड़ा व्यवसायी का बेटा मुदित, उसका अपहरण हो जाता है और यह मामला हाई प्रोफाइल बनने लगता है। तब वहां पर जो एसपी थे, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गौतम कुमार को और गौतम कुमार ने एक टीम गठित की जिसमें एसटीएफ के अभी जो सिंधु सिंह है तो वो है और कुछ थानाध्यक्ष थे और कुल मिलाकर के एक टीम बनाई और उस टीम का काम था इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना। और ये पर्दाफाश हुआ भी, क्योंकि उस वक्त तक इनके अंदर ये नए नए अधिकारी बने थे, नए नए सहायक थानाध्यक्ष बने थे। उस वक्त जोश था, जुनून था, कुछ करने का जज्बा था और ये जज्बा नजर भी आया जब महज 9 दिनों के अंदर में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और इस 9 दिनों के अंदर में 6 अपराधियों का इनकाउंटर करके उसे मौत के घाट उतारा गया और मुदित को सकुशल बरामद कर लिया गया। यह घटना उन दिनों चर्चा का विषय बनी थी, सुर्खियों में गौतम कुमार रातों रात आ गए थे कि एक ऐसा तेज तर्रार पुलिस अधिकारी
जिसने पूरे मामले को, पूरी घटना को, पूरे कांड को डिकोड किया और 6 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया, इनकाउंटर कर दिया। अब ये खौफ का पर्याय बन चुके थे उस पूरे इलाके के लिए, जो पूरा सीमांचल का इलाका है, क्योंकि इसके बाद इनको ट्रांसफर इनका होता है, इनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है इनके काम के लिए। फिर ये अलग अलग जिलों में, लेकिन सीमांचल के इलाके में ही, वो चाहे कटिहार हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे पूर्णिया हो, इन 4 जिलों में खास तौर से ये आते जाते रहे, वहां पर ट्रांसफर होता रहा, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती रही। और इस दौरान एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि ये जिस जिले में पहुंच जाते थे, जिस थाने में पहुंच जाते थे, उस पूरे इलाके में अपराधी डर के मारे थर थर कांपने लगते थे। आपराधिक रिकॉर्ड में बहुत तेजी से गिरावट आती थी और इस बात का एहसास तब तक गौतम कुमार को हो चुका था कि मेरे डर के कारण अब अपराधी जो हैं वो अपराध करने से हिचक रहे हैं। उसी दौरान एक टाइगर मोबाइल दस्ते का गठन होता है पूर्णिया में, उसमें इनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि तब तक इनकी इमेज यही थी कि ये जहां भी जाते हैं वहां पर अपराधी डर के मारे कांपने लगते हैं। पूरे सीमांचल के अपराधियों में यह खौफ का पर्याय बन चुके थे। और जब इनकी पोस्टिंग फिर पूर्णिया में होती है, फिर ये किशनगंज आते हैं, तब जब ये मोबाइल टाइगर दस्ता के सदस्य होते हैं, तब तक इनकी बात समझ में आ चुकी थी कि क्यों ना इस डर का सौदा किया जाए, क्यों ना इस जो दहशत है उसको पैसे में तब्दील किया जाए। और फिर ये अपने काम पे जुट जाते हैं, लग जाते हैं और इनका डर जो है इनके पास अकूत संपत्ति लाने लगता है। जो अपराधी चाहते थे कि वो, क्योंकि उन दिनों जो सीमांचल का पूरा इलाका है वो एंट्री माफिया के लिए बहुत मुफीद जगह है। यहाँ पर नेपाल के माध्यम से दूसरे देशों के बाद, चाहे बांग्लादेश हो, वो पूरा सीमांचल का इलाका है, यहाँ पर एंट्री माफिया का खूब दबदबा रहा है। लेकिन इनके कारण वो एंट्री माफिया भी डरे हुए थे कि कब न जाने गौतम कुमार का दिमाग खराब हो जाए, इनकाउंटर कर दे। तो वहां पर तमाम बालू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, कोयला माफिया, मानव और पशु तस्कर, ये तमाम एंट्री माफिया जो भी है, ये सब लोग अब धीरे धीरे इनके संपर्क में आने लगे। और ये सारा कुछ, ये जो सारा कारोबार है जो पहले गौतम कुमार के कारण ठप पड़ गया था, अब गौतम कुमार के संरक्षण में चलने लगा। किसी भी अपराधी को कोई अपराध करना होता था, कोई अवैध धंधा करना होता था, उसे एक तय रकम पहुंचानी होती थी गौतम कुमार के पास, और फिर गौतम कुमार का संरक्षण हासिल करना होता था। और एक डायलॉग आपने सुना होगा फिल्म शोले में, गब्बर सिंह कहता है कि गब्बर से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो खुद गब्बर है। तो ऐसा ही कुछ जलवा था भाई साहब गौतम कुमार का, कि गौतम कुमार के दहशत से अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको गौतम कुमार के पास ही जाना होगा। और सब कुछ बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहा। किशनगंज में NH, मतलब जो नेशनल हाईवे, उसके बगल में एक होटल है, उसका संचालक इनका राजदार बना। जो भी पैसा आता था उस संचालक के पास जाता था, जमा होता था। अब धीरे धीरे ये लत ऐसी बन गई कि ये जहां भी जाते थे, जहां भी इनकी पोस्टिंग होती थी, वहां पर कोई ना कोई इनका राजदार होता था जहां पर पैसे जमा होते थे और अलग अलग तरीके से वहां से पैसे निकाले जाते थे। अलग अलग बेनामी संपत्ति खरीदी जाने लगी। अब आलम यह था कि इनके रिश्तेदार तक करोड़पति हो गए। कई संपत्तियां अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पे खरीदी गई, जिन्होंने बाद में इनके बेटों को दान कर दिया। इनके 3 बेटे हैं और इनकी एक प्रेमिका, या यूं कहीं जो नौकरानी थी, पारो, जो थार से आती जाती थी, जिसको बुलेट गिफ्ट किया था इन्होंने। बाद में समझ में आया कि ये नौकरानी भी इनकी प्रेमिका की लिस्ट में शामिल थी और ये पारो के देवदास बने हुए थे गौतम कुमार। और सब कुछ चल रहा था और हालात ऐसे हुए कि जो 3 बेटे, उनमें से 2 बेटों को गिफ्ट किया गया थार, बुलेट, और वो भी एक पारो के नाम पे खरीदा गया, एक जो होटल का संचालक था उसके ड्राइवर के नाम पे थार खरीदी गई। तो इस तरीके से ये गिफ्ट दिलवाते थे। और मजे की बात है कि भाई साहब इतने पॉपुलर कि इनके बेटे को सब लोग, कोई जमीन दे रहा है, कोई गाड़ियां दे रहा है, कोई
गहने जेवर दे रहा है, इनको जेवर दे रहा है, इनकी पत्नी को दे रहा है। और जो सब लोग शामिल थे, इनकी पत्नी शामिल थी, इनकी सास शामिल रही थी, इनकी साली शामिल रही, इनके साले शामिल रहे, इनके ससुर शामिल रहे, जिनके नाम पे संपत्तियां खरीदी गई। बाद में उन लोगों ने दान कर दिया इनके बेटों को, इनकी पत्नी को। तो ये दान का सिलसिला चलता रहा भाई। जिस दौर में जो ब्राह्मण महाराज हैं उनको दान नहीं मिल पाता, उस दौर में भाई साहब को, जो पुलिस अधिकारी, इनको खूब भर भर करके दान मिल रहा था। करोड़ों की संपत्ति दान में मिल गई। मामला यहीं तक नहीं रुका, इनकी कई प्रेमिकाएं नेपाल में हैं और हर प्रेमिका को इन्होंने एक गिफ्ट में मकान बनवा करके दिया हुआ है। अब उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। बंगाल में सिलीगुड़ी में तो खुद पारो के नाम पर मकान है, मालदा में मकान है, गैंगटोक में इनके नाम पे एक होटल है, पूर्णिया में 4 मंजिला मकान बन रहा है जहां पर ये रिटायरमेंट के बाद जाने वाले। 4 मंजिला मकान जिसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ लगाई जा रही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। और इस तरह की तमाम चीजें, वो भी केवल डर के कारण, केवल दहशत का जाल फैला करके, ये सब कुछ गौतम कुमार करते हुए नजर आए। अब जब ईओयू और जांच पड़ताल कर रही है तो पता चल रहा है कि कई दस्तावेज ऐसे, कई भूखंड हैं। चाहे इनकी महिला मित्र सगुप्ता शमीम की बात कर लें, उनके पास छापे में ढेर सारे भूखंड मिले हैं। हालांकि पटना में भी कुछ भूखंड मिले हैं जिसके बारे में जब पूछताछ हो रही है तो गौतम कुमार कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से कई संपत्तियां इनकी गुरुग्राम में मिली है, नोएडा में मिली है, दिल्ली में मिली है। अभी तक तो ये मोटा मोटी आकलन किया गया जिसके बारे में तसल्ली हो गई, वो करीब 80 करोड़ की संपत्ति है। 25 साल की नौकरी हुई है और 80 करोड़ की संपत्ति है। अभी तक तो ये माना जा रहा है कि आय से ज्यादा 61% इनकी संपत्ति जाहिर हुई है। लेकिन और भी बहुत सी संपत्ति है जिसका खुलासा होना बाकी है। वो चाहे नेपाल की संपत्ति हो, बंगाल की संपत्ति हो, चाहे और भी कई इलाके हैं जहां पर इनकी संपत्ति हो सकती है, तो उसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन ये जब खुलासा होगा, जब सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, क्योंकि अलग अलग टीमें पिछले 6-7 दिनों से लगी हुई है। नेपाल में भी टीम भेजी गई है, बंगाल में टीम भेजी गई है, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, सब जगह पर टीम जो है वो तलाशी कर रही है, जांच कर रही है। जब पूरा खुलासा होगा तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये किस हद तक अपने डर का सौदा कर रहा था। और सब कुछ एक विभाग के अंदर, एक पुलिस महकमे के अंदर सब कुछ चल रहा था। तो फिलहाल इस पर नजर बनी रहेगी, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।